स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वीकली टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से। वीकली टॉपिक्स जो कि न्यूज़ के अंदर हैं 13 जनवरी टू 19 जनवरी के दौरान में और हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पॉलिटी एंड आईआर के पर्सपेक्टिव से। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम है उनके रिगार्डिंग में भी जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए थे न्यूज़पेपर के अंदर में, तो उन स्कीम्स को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड है वो किया है। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वोटर आईडी एंड आधार कार्ड के साथ में उसका जो लिंकेज प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे इलेक्शन है, काफ़ी सारे जो फ्रॉड वोटर्स हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनका जो लिस्ट है वो सबमिट किया गया था इलेक्शन कमीशन को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। स्टूडेंट जब भी हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वोटर आईडी वोटर लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाए, समय के साथ उसको अपग्रेड है वो किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इसी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इंश्योर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए राइट टू वोट की रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यूपीएससी ने इस टॉपिक के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा था 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में, कि जो राइट टू वोट अवेलेबल है सिविलियन पर्सन को इंडिया के अंदर में वो बेसिकली क्या है। क्या ये पॉलिटिकल राइट है हमारे किसी भी एक सिविलियन पर्सन का, या आप देखिए कि उसका फंडामेंटल राइट है, या आप देखिए कि उसका अगर हम बात करें लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो स्टूडेंट्स कोर्ट के द्वारा केसेस के अंदर में इसको ऑब्जर्व किया गया है काफ़ी बार कि जो राइट टू वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अवेलेबल है हर एक सिविलियन सिटीजन को। स्टूडेंट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि आर्टिकल 15 के अंडर में किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बेसिकली आप देखिए कि जो एलिमिनेट है वो किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वोटिंग राइट जब ग्रांट किया गया है तो किसी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको नहीं कैरी किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। सभी को जो वोटिंग राइट है, चाहे वुमेन्स हो चाहे वहाँ पे किसी भी तरीके का जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, सभी को जो वोटिंग राइट है वो मिला है। अब वोटिंग के एज के बारे में आपको पता होना चाहिए, वोटिंग का जो एज है वो क्या है। मिनिमम एज प्रेजेंट समय में 18 ईयर्स। अर्लियर फेज के अंदर में जो मिनिमम एज है वो हुआ करता था 21 ईयर्स। 21 ईयर्स से रिड्यूस होकर कितना हुआ, 18 ईयर्स हुआ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होता है ये, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वोटर आईडी की रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि समय के साथ में वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो लोकल लेवल के इलेक्शन जो कंडक्ट होते हैं उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। कौन से लोकल लेवल के इलेक्शन, थर्ड टायर के जो इलेक्शन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। सो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है। उसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि एवरी बूथ के ऊपर एक ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट होता है जिसको कि हम बीएलओ के नाम से जाना करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वोटर आईडी के बारे में, तो आप देखिए कि वोटर आईडी का जो अपग्रेडेशन का जो कॉन्सेप्ट है अर्लियर फेज के अंदर में आपको एपिक जो नाम है उससे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसको सेटअप किया गया था एपिक के थ्रू में। आप देखिए उसके बाद में उसका आधार कार्ड के साथ में जो लिंकेज है वो आप देखिए कि एज ए यहाँ पे किसी को अगर उसका लिंकेज कैरी आउट करना है वो ज़रूरी नहीं था इनिशियल फेज के अंदर में। अभी उसके रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स है उनको आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग में आधार के साथ में जो लिंकेज है वो होना चाहिए वोटर आईडी का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज है उनको अपॉइंट किया गया, उसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है वो आप देखिए कि कंप्लीट हुआ है जो कि प्रेजेंट समय में 34 है। तो इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जज को अपॉइंट किया जाता है तो उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। पर जो नेम रिकमेंड किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू है। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो नेम का जो रिकमेंडेशन प्रोसेस है ये आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट जज केस है 1982 जिसके अंदर एसपी गुप्ता केस के नाम से उसको हम जानते हैं। फिर 1993 94 के समय सेकंड जज केस आता है और 99 के समय में आप देखिए थर्ड जज केस है। थर्ड जज केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया था कि 1 CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जो जज हैं
उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो नेम है वो रिकमेंड किया जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा उनका नेम का जो क्लियरेंस है वो हुआ करता है। और उसके बाद में आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एग्जाम के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट क्या सीजीआई के द्वारा किया जाता है। तो आप देखिए नेम का जो रिकमेंडेशन है वो सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज के द्वारा हुआ करता है। अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने का जो आप देखिए कि पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। और बेसिकली सिंपल मेजोरिटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको इंक्रीज किया जा सकता है। बेसिकली इंक्रीज का जो डिमांड है वो क्यों है, काफ़ी बार आप देखिए कि जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो आपको मोर देखने के लिए मिलेंगे, लॉट्स ऑफ पेंडेंसी भी है हमारे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो जजेस का जो संख्या है उसको इंक्रीज किया जाए। थर्ड, अगर हम डिस्कस करें विसल ब्लोअर एक्ट के बारे में है, तो आप देखिए कि सत्येंद्र नाथ दुबे हैं, मंजूनाथ हैं, इनके बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो विसल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो विसल ब्लोअर हैं जिनके द्वारा किसी भी करप्शन को आप देखिए कि रिवील किया गया है, करप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया गया है, तो उनको बेसिकली प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाए। हमारे कंपनीज एक्ट के अंडर भी इसके रिगार्डिंग में प्रोविजन है। सेबी के द्वारा भी जो प्रोविजंस के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है 2011 के समय में। विसल ब्लोअर जो एक्ट है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको 2014 के समय देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में है, आप देखिए कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसके थ्रू आप देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको सेटअप किया गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा यहाँ पे, और बेसिकली जो पायलट बेसिस पे ड्रोन पायलट का जो उनको लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस नमो ड्रोन दीदी स्कीम है उसी के थ्रू में। स्टूडेंट्स इस स्कीम में क्या यहाँ पे कैरी आउट करना है कि जो एसएसजीज हैं उनके द्वारा 1 लाख का जो इनकम है उनको इंश्योर किया जा सके। ये ड्रोन का जो यूटिलाइजेशन है उसके थ्रू में एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर में ड्रोन का यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्कीम का जो एम है वो यही है कि 15,000 के आसपास जो एसएसजी हैं उनको सेलेक्ट करना है, उनको ड्रोन है वो प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो अपना जो मिनिमम इनकम है 1 लाख का जो मिनिमम इनकम है उसको इंश्योर कर सकें ईयरली बेसिस के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वामित्व स्कीम के बारे में है, स्वामित्व स्कीम आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके अंदर में किसी की एग्रीकल्चर फार्मर के द्वारा अपने जो घर हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो उनको आप देखिए कि स्वामित्व मीन्स प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। बट आपको याद ये रखना है कि एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग में ये नहीं है, जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है उसके पर्सपेक्टिव से नहीं है। हमारे यहाँ पे तो आप देखिए कि रूरल एरियाज़ के अंदर में एग्रीकल्चर लैंड की रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स हुआ करते हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर में आप देखिए कि नेमिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो स्वामित्व स्कीम क्या है, स्वामित्व स्कीम है स्टूडेंट सर्वे ऑफ विलेज करना है एंड मैपिंग करना है विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। विलेज एरिया के अंदर में सर्वे कैरी आउट करना है, मैपिंग करना है, और उसी के थ्रू में आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं इसके अंदर में उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि जो सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है सर्वे को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स रूरल जो इनहेबिटेड लैंड है थ्रू द ड्रोन्स के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पे सर्वे है वो कंडक्ट किया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो आप देखिए कि इश्यू हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएम किसान के बारे में है, पीएम किसान आप देखिए कि 2018 के समय इसको बैक डेट के अंदर 19 के समय स्टार्ट किया गया था, 2018 दिसंबर के साथ में 6,000 जो यहाँ पे मनी है वो प्रोवाइड किया जाता है पीएम किसान के थ्रू। कम्प्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा इसमें स्पेंड किया जाता है। तो पीएम किसान स्कीम का डिमांड ये था कि इसका जो नंबर ऑफ यहाँ पे मनी जो अलोकेट किया जाता है उसको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ जो मनी है जो टोटल यहाँ पे अलोकेट होता है उसका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हों। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पीएम किसान के थ्रू जो बेनिफिट है वो नहीं रिसीव हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हैं, उनका जो मिनिमम यहाँ पे जो सैलरी है वो अगर ज़्यादा है
तो उस समय में उनको बेसिकली जो पीएम किसान के थ्रू जो बेनिफिट है वो नहीं रिसीव होगा। जब इनिशियल फेज के अंदर स्कीम को लॉन्च किया गया था तो उस दौरान में आप देखिए कि काफ़ी कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया था, बाद में उन सभी लोगों को इंक्लूड है वो किया गया इस स्कीम के रिगार्डिंग में। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे 2000 आप देखिए कि एक इंस्टॉलमेंट के अंदर जो पैसे हैं वो रिलीज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें आईआर के रिगार्डिंग में है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अजरबैजान का एक प्लेन है जो कि कहाँ के लिए जाने वाला था, रसिया के लिए। और आप देखिए कि मिड एयर के अंदर में ही उसके रिगार्डिंग में अटैक होता है, वो प्लेन है वो क्रैश होता है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में यूनिफॉर्मिटी है उसको कैरी आउट किया जाए। यूएन का ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है एविएशन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। कब इसको सेटअप किया गया था, तो चिकागो जो कन्वेंशन है, शिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया 1945 के समय। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप देखिए कि जो मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएट। सिंगापुर के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए और आप देखिए कि जो सेमी कंडक्टर का जो सेक्टर है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो टेक्नोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एरिया के बारे में है, टोटल बॉर्डर एरिया कितना है 4096 किलोमीटर है टोटल बॉर्डर एरिया। कौन कौन से स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर होता है ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, इंडिया के द्वारा बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर फेंसिंग किया गया है, तो उसका प्रोटेस्ट किया गया है। इंडियन फार्मर्स के द्वारा भी एलिगेशंस लगाए गए हैं काफ़ी एरियाज़ के अंदर में कि बांग्लादेशी फार्मर्स के द्वारा उनका जो क्रॉप है उसको डैमेज किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर आप देखिए कि जो डिमार्केशन है फेंसिंग है वो नहीं है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रिफॉर्म का ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर रिफॉर्म इस वजह से बताया गया कि इंडिया आप देखिए कि जो ग्लोबल प्रेजेंस है इंडिया का डिप्लोमेसी के अंदर में वो इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट डेस्क वर्क किया करती हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन रीजन का एरिया है उसको एक डेस्क के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर में जो डेस्क उनको सेटअप किया जाए। इंडिया का जो यहाँ पे ग्लोबल पावर है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर जो प्रेजेंस इंक्रीज होने की वजह से काफ़ी कुछ सेक्टर्स हैं एरियाज उसको फोकस करने का ज़रूरत है। बेसिकली मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स के अंदर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मेंस के अंदर भी आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड काफ़ी बार जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाते हैं ऐसे इस तरीके से। हो सके आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ज़रूरत हो कि इसको रिफॉर्म करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेस इन न्यूज़ एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हैं, तो आप देखिए कि कचिन स्टेट यूपीएससी के द्वारा 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पे है कचिन स्टेट, म्यांमार के अंदर में है। प्रीलिम्स 23 के अंदर ये क्वेश्चन था। कचिन स्टेट न्यूज़ के अंदर में था, वहाँ पे जो वायलेंस की वजह से, और आप देखिए कि वहाँ पे कुछ माइनिंग एरिया भी है कचिन स्टेट के अंदर में। म्यांमार का जो फोर्सेज है उनके द्वारा अटैक किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किस तरीके से आएगा, कचिन स्टेट कहाँ पे है म्यांमार के अंदर में। डियागो ग्रासिया के वहाँ पे कुछ इंडियन जो बेसिकली फिशरमैन है उनके द्वारा विजिट किया गया। तो आप देखिए कि ब्रिटिश का ये टेरिटरी है इंडियन ओशियन के अंदर में। इंडियन ओशियन के अंदर में ब्रिटिश का जो टेरिटरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि आप देखिए कि डियागो ग्रासिया जो है वहाँ पे यूएस का भी जो बेस है वो सिचुएटेड है। ये कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में है डियागो ग्रासिया। यहाँ पे है, सपोज कीजिए यहाँ पे आप देखिए कि मालदीव है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे आपको जो डियागो ग्रासिया है वो देखने के लिए मिलता है। डियागो ग्रासिया के पास में है चागोज आइलैंड, और आप देखिए कि इसको मॉरिशस को ट्रांसफ़र किया जाएगा यूके के द्वारा। तो वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, चागोज आइलैंड के जो सिविलियन पर्सनस हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। तो बोथ लोकेशंस नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं, बोथ को आपको मैप के अंदर प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। जेड मोर टनल के बारे में डिस्कस करें। जम्मू एंड कश्मीर का जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर जेड मोर टनल भी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। लक्षद्वीप के वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा विजिट किया गया। अब जब भी हम लक्षद्वीप के बारे में रीड करते हैं तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये लक्षद्वीप आइलैंड के काफ़ी सारे आइलैंड सिचुएटेड हैं।
इसका एक मेजर आइलैंड है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, मिनिकोई के नाम से। किसके नाम से स्टूडेंट्स, मिनिकोई। मिनिकोई के आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में क्या है, यहाँ पे है मालदीव। तो मालदीव को जो कनेक्ट यहाँ पे जो बाइफरकेट करता है वो कौन सा डिग्री चैनल है, मालदीव को किसके साथ में, मिनिकोई के साथ में। ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें जो मिनिकोई को सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड से, वो कौन सा है, वो है 9 डिग्री चैनल। अब आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, वो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग में। यूपीएससी ने 2014 के अंदर इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा था अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग में कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको सेपरेट करता है। स्टूडेंट्स वहाँ पे एक डंकन पास भी है। डंकन पास कौन से दो आइलैंड है उनके बीच से पास होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। गाजा के बारे में था, वहाँ पे पीस एग्रीमेंट को जो इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके पर्सपेक्टिव से। तो गाजा के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। 3 एरियाज से इजराइल का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसके द्वारा इसको कवर किया गया है। आप देखिए कि मेडिटेरियन सी है उसको भी इसका जो डायरेक्ट एक्सेस है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स वन काइंड ऑफ ओपन प्रिजन के नाम से इसका जो काफ़ी बार जो वर्ड है वो यूज किया जाता है गाजा के पर्सपेक्टिव से। गाजा आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में जो साइनाई पेनिनसुला है, यहाँ पे सपोज कीजिए गाजा है वो सिचुएटेड है। तो जो सदर्न पार्ट है वो साइनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है इसका गाजा स्ट्रिप का। बेनगाजी कहाँ पे है, लीबिया के अंदर में है। कुछ इंडियन पर्सन्स वहाँ पे विजिट किए थे और आप देखिए कि उनको एक्सेसिव इनह्यूमन जो प्रैक्टिस है वो किया गया है उनके वर्क के रिगार्डिंग में। तो बस आपको पता होना चाहिए बेनगाजी कहाँ पे है, लीबिया के अंदर में। लीबिया कहाँ पे है, लीबिया आप देखिए कि जो वेस्ट जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेट अफ्रीका है वहाँ पे लीबिया सिचुएटेड है। लीबिया बेसिकली आप देखिए कि मेडिटेरियन जो सी है उसके साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो बहुत ऐसे एरियाज हैं जो मेडिटेरियन के साथ अपना एरिया शेयर करेंगे। कल्चर के पर्सपेक्टिव से कुछ टॉपिक न्यूज़ के अंदर में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि मकर संक्रांति का समय था, तो उस समय काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया के अंदर में। जैसे कि पोंगल का फेस्टिवल है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, तमिलनाडु के वहाँ पे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आपको बिहू है वो देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली आसाम के रीजन के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स मकर संक्रांति है, उत्तरायण के नाम से भी उसको जानते हैं, लोहड़ी के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब के अंदर में। और आप देखिए कि इन्हीं फेस्टिवल्स के दौरान में एक आपको जो जल्लीकट्टू का जो प्रैक्टिस है वो पोंगल के दौरान में देखने के लिए मिलेगा। और आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो रोस्टर फाइट्स हैं, जो कोक फाइट का नाम भी उसको दिया जाता है, रोस्टर फाइट वहाँ पे आपको हुआ है वो करती है पुलिस के द्वारा, ड्रोन्स का वहाँ पे सर्विलेंस किया गया था और काफ़ी सारा जो रोस्टर एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट किया गया जो पुलिस फोर्सेज हैं उनके द्वारा। गंगा सागर मेला सागर आइलैंड है, कहाँ पे है अगर सागर आइलैंड, सुंदरबन डेल्टा के एरिया के अंदर में है। गंगा रिवर के ऊपर बेसिकली जो डेल्टा एरिया है वहाँ पे आइलैंड सिचुएटेड है। सागर आइलैंड के वहाँ पे भी एक मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। इसको नेशनल मेला का जो स्टेटस है वो दिया जाए गंगा सागर मेला को, ये वेस्ट बंगाल का जो डिमांड था। स्टूडेंट्स एक भारत श्रेष्ठ भारत के रिगार्डिंग में आप देखिए कि काशी और तमिल का जो समागम जो कि एंशिएंट समय से ही हुआ करता था, हमारा यूनेस्को का अगर हम कल्चरल लिस्ट के बारे में जब रीड करते हैं, जो आप देखिए कि जो कल्चरल सिटीज़ हैं वहाँ पे, सॉरी जो क्रिएटिव सिटीज़ हैं जो उसके अंदर में आप देखिए कि जो बनारस एंड डेट हम चेन्नई के बारे में जब भी रीड करते हैं तो म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर उनको ऐड किया गया था, बनारस एंड चेन्नई को। तो काशी और तमिल का जो समागम है उसको कैरी आउट किया जाएगा। अगस्त्यार जो ऋषि हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया है इस समागम का जो मेन थीम है उसके रिगार्डिंग में। पिछवाई पेंटिंग कहाँ पे है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है, राजस्थान के अंदर में। और आप देखिए कि जो किशनगढ़ का जो पेंटिंग है बनी ठनी, जिसका यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था बनी ठनी के रिगार्डिंग में, तो किशनगढ़ पेंटिंग है उसका भी इन्फ्लुएंस है पिछवाई पेंटिंग के ऊपर में, जिसका प्रेजेंस है वो प्रेजेंट समय में हाउस के डेकोरेशन के अंदर यूज किया जाता है पिछवाई पेंटिंग को। स्टूडेंट्स 1955 के समय अवधि के वहाँ पे कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, उसके कुछ ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, इस वजह से न्यूज़ के अंदर मेंशन था। अभी आप देखिए कि अवधि के कांग्रेस सेशन के अंदर में सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद में जो सेशंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग में। ये सेशन बस आपको याद ये होना चाहिए, सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था। अवधि कहाँ पे है, चेन्नई के नियर बाई एरियाज के अंदर में अवधि जो एक स्मॉल टाउन है, स्मॉल आउटस्कर्ट एरिया है वो सिचुएटेड है।
ठक्कर ट्राइब है जो कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट से बिलोंग करती है। ठक्कर ट्राइब क्यों न्यूज के अंदर में था स्टूडेंट्स? ये न्यूज के अंदर में इस वजह से थे कि इनका कुछ एरिया है जहाँ पे माइनिंग, इलीगल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइब कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर में ये ट्राइब है, ठाकर जो ट्राइब है। नेक्स्ट एसएनटी एंड डेट इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है पीएसएलवी C60 के द्वारा। पीएसएलवी C60 के थ्रू आप देखिए कि 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। एक सैटेलाइट वहाँ पे चेजर है, एक सैटेलाइट वहाँ पे टारगेट है। वो सैटेलाइट्स का जो डॉकिंग प्रोसेस है उसको सक्सेसफुली वे के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको रीडॉक भी किया गया है। अनडॉक का जो प्रोसेस है वो भी किया गया इसरो के द्वारा। तो आप देखिए कि डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में है। फ्यूचर जो मिशन है उसके अंदर ये सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा। किसी भी कंट्री के सपोर्ट के बिना अपने ही सेल्फ डिपेंडेंस के रूप से इसरो के द्वारा इस प्रोसेस को कैरी किया गया। स्टूडेंट्स इसरो के रिगार्डिंग में यहाँ पे न्यूज है। तो ये हमारा जो आप देखिए कि श्रीहरिकोटा नाम का जो लॉन्चिंग एरिया है, तो श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग एरिया के अंदर ही एक न्यू लॉन्चिंग पैड है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। स्टूडेंट्स श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आप देखिए कि हमारा ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन है बे ऑफ बंगाल के अंदर में, तो श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि इस आइलैंड के द्वारा जो पुलिकेट लेक है, जो पुलिकत लेक है, पुलिकत लेक है या पुलिकेट लेक है, उसको सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल के साथ में। तो इसको एज ए लेगून के रूप से सेटअप करता है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा के वहाँ पे एक न्यू लॉन्चिंग पैड है, उसका क्लियरेंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रसिया के द्वारा कुछ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स उनको सेंड किया जाएगा, तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे? रावतभाटा राजस्थान के अंदर में है। काकरा पर कहाँ पे है? काकरा पर है सूरत के नियर बाई एरियाज के अंदर में, गुजरात में। इसके अलावा आप देखिए कि कैगा नाम से है, कलपक्कम है, कुडनकुलम है। ये हमारे कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो प्रेजेंट समय में सिचुएटेड हैं। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में है। तो इसके अलावा भी आपको जो न्यू प्लांट्स हैं उसका लोकेशन पता होना चाहिए। रेड होल कोल माइनिंग कहाँ पे है? रेड होल कोल माइनिंग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। प्रिमिटिव टेक्निक है कोल एक्सट्रैक्शन की रिगार्डिंग में। पर आप देखिए कि एनजीटी के द्वारा 2014 के समय इनको बैन किया गया था। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वहाँ पे कोल का जो नेशनलाइजेशन के बाद में भी जो रेगुलेशन है वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि शेड्यूल 6 के अंदर में 4 स्टेट्स हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो 4 स्टेट्स होने की वजह से इन स्टेट्स के वहाँ पे नेशनलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। 4 स्टेट्स का कोई वो नहीं है, चाहिए इसमें 6 स्टेट्स हो, जब भी आप देखिए नेशनलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं है। बट यहाँ पे साइंटिफिक मैनर के अंदर में इनको बैन किया जाए, एनजीटी के द्वारा इनको बैन का जो अलाउ भी किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि एक फंगस का है, फंगस के अंदर में कंट्री का जो नेम है उसको ऐड ना किया जाए, उसके रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा अपना ऑब्जेक्शन है उसको रेज किया गया। इंडिया और नेपाल से कुछ पेशेंट्स हैं वो मिले थे 2020 के समय में, और हमारे कंट्रीज का जो नेम है उसके साथ में ऐड किया गया, जिसका ऑब्जेक्शन इंडिया के द्वारा किया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? आप देखिए कि कोविड-19 का जो नेम है वो चाइना के साथ में ना एसोसिएट किया जाए, इस वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मंकी पॉक्स बोला करते थे एमपॉक्स को अर्लियर फेज के अंदर में, तो आप देखिए उसका भी जो नाम है वो एमपॉक्स किया गया कि किसी भी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो मंकीज से आने वाले समय के अंदर में। तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के रिगार्डिंग में इस तरीके से किसी भी जो प्लेस है, कोई एनिमल है, उसके साथ में जो नेम है वो एसोसिएट ना हो किसी भी डिजीज का जो आउटब्रेक है उसके रिगार्डिंग में। होलांगपुर गिब्बन सेंचुरी है। होलांगपुर गिब्बन सेंचुरी कहाँ पे है? आप देखिए कि आसाम के अंदर में है, आसाम के वहाँ पे है। तो इंडिया के अंदर एकमात्र जो ऐप का जो स्पीसीज मिला करता है, जो कि आप देखिए कि वेस्टर्न गिब्बन्स हैं, उनका प्रेजेंस है होलांगपुर गिब्बन सेंचुरी के अंदर में। अभी कुछ ड्रिलिंग के जो प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया गया था उसी के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर में था कि वहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो अलोकेट किया गया उसके रिगार्डिंग में। आपको याद क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि होलांगपुर जो गिब्बन सेंचुरी है वो कहाँ पे है? आसाम के अंदर में है। यूपीएससी ने 2010 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, सेंचुरी जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन सा जो स्पीसीज है वो मेनली वहाँ पे पाया जाता है। आईएमडी के आप देखिए कि 100 ईयर्स 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 1875 के समय इनको सेटअप किया गया था, कॉलोनियल एरा के समय में। प्रेजेंट समय में इम्पोर्टेंस आईएमडी का, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा वेदर फोरकास्टिंग के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है।
और इसके अलावा आईएमडी के द्वारा स्टूडेंट्स किसी भी तरीके का जो यहाँ पे वार्निंग्स है उनको भी इश्यू किया जाता है एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं उसके दौरान में। आप देखिए कि वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग में हमारे काफ़ी सारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं प्रत्यूष और महीर हैं वो वर्क किया करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग में इनके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। सुनामी का भी आप देखिए कि अर्ली वार्निंग जो यहाँ पे सेंटर है वो सेटअप किया गया है। अगर हम बात करें आईएमडी को जब सेटअप किया गया था तो जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिनका नाम है आप देखिए कि हेनरी फ्रांसिस ब्लैंडफोर्ड जो कि इसके फर्स्ट जो रिपोर्टर हैं वो हुआ करते हैं। 1944 के समय में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप देखिए कि कलकत्ता से दिल्ली के अंदर चेंज किया गया और डब्ल्यूएमओ के अंदर भी इसका जो डब्ल्यूएमओ से एफिलिएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि टाइगर फिश के बारे में था, अफ्रीकन टाइगर फिश को मेंशन किया गया था। तो आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि जो गोल्डन मसीर है, गोल्डन मसीर जो कि पेनिनसुलर इंडिया या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे पाया करते हैं, उसको भी टाइगर फिश के नाम से जाना करते हैं। सदा एक आप देखिए कि फ्लैट टॉप एरिया है कोंकण के अंदर में, ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्टाइल लैंड एरिया है, वहाँ पे इलीगल माइनिंग की वजह से अभी ये न्यूज़ के अंदर में था। कहाँ पे है ये सदा जो फ्लैट टॉप एरिया जो कि फर्टाइल है, ये आप देखिए कि कोंकण का जो एरिया है महाराष्ट्र गोवा के एरिया के अंदर में, जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है और कोस्टल एरिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो बिटवीन द कोस्टल एरिया एंड वेस्टर्न घाट के बीच मिडिल एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आप देखिए आंध्र प्रदेश के वहाँ पे है। वहाँ पे स्टीम पीड का जो केस सामने आया था इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था, शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल हमारे यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसके अंदर 12 के आसपास जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है मैन एंड डेट बायोस्फीयर, तो उसके अंडर में है। मैन एंड बायोस्फीयर के अंडर में नहीं है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज डेट वीकली करंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।